नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आज बात करते हैं हम भारत का संघ एवं इसके क्षेत्रों के दूसरे भाग की सेकेंड पार्ट की। और आज बात करेंगे इसमें केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों के उद्भव की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी आधुनिक देशों को किसी न किसी दौर में अपनी भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण व आंतरिक क्षेत्रों के तार्किक विभाजन में समस्याओं का सामना करना पड़ा है और उन्हीं समस्याओं के प्रत्युत्तर में उन्होंने राष्ट्र के एकीकरण के ढांचे विकसित किए हैं। जैसे कि एक माला होती है ना, कि बहुत सारे मोती बिखरे होते हैं, उनको एक माला में पिरोना, उसी टाइप से सारे शासनकर्ताओं को, सारे जो राजा थे उनको इकट्ठा करके एक माला में पिरोना, एक देश के अंतर्गत लाना। जब भारत आजाद हो रहा था तब भारत आज के भारत की तरह ना तो व्यवस्थित था और ना ही एकीकृत। यह विभिन्न रियासतों जैसे विदेशी, फ्रांसीसी व पुर्तगाली उपनिवेशों का तथा ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का ढीला ढाला मतलब कमजोर सा समुच्चय मात्र था, एक समूह था बस। भारत के एकीकरण के लिए निम्न स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत थी। कौन से रियासतों का एकीकरण? उस समय भारत में 552 रियासतें होती थी, अब उनको जोड़ना कैसे है? यूरोपीय, फ्रांसीसी व पुर्तगाली उपनिवेशों को भारत में विलय, भैया यूरोपियों को भगाना है और जो उन्होंने क्षेत्रों पर कब्जा किया है उसको भारत में कैसे मिलाएं। ठीक, कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय मतलब जो क्षेत्र छूट गए हैं उनको भारत में कैसे मिलाया जाए। तार्किक आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन, पहले भारत की संविधान सभा ने तथा बाद में जनता द्वारा निर्मित सरकारों व संसदों ने इस समस्या का समुचित समाधान निकालने के लिए कदम कदम पर प्रयास किए हैं। तो चलिए बात करते हैं उन प्रयासों की। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों के उद्भव की। देशी रियासतों का एकीकरण, कि भैया देशी जो रियासतें हैं उनको एकीकृत किस प्रकार से किया गया था। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयां दो श्रेणियों में थीं। ब्रिटिश प्रांत जो कि ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन आती थी और देशी रियासतें जो कि राजा के शासन के अधीन थीं लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंधित थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए। कौन से? या तो भारत में शामिल हो जाओ भैया, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ भैया, या तो स्वतंत्र रहो, अपना शासन स्वयं संभालो। 552 जो रियासतें थीं वो भारत की भौगोलिक सीमा में थीं। 549 भारत में शामिल हो गई। 549 को पता चल गया कि भैया भारत के सिवा हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें भारत में शामिल होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और बची हुई तीन रियासतें जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि भैया हम नहीं हो रहे शामिल। ठीक है, कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। कैसे? ये सभी संख्या में 29 थे। भाग का जिसमें थे 9 राज्य। भाग का में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग का में थे 9 राज्य और भाग खा में भी 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। ठीक है, और भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। और भाग ग में कितने राज्य थे? 10 राज्य थे। ठीक है, और भाग घ में जो था वो सिर्फ अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग घ में रखा गया था। ठीक है, करते हैं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की। धर आयोग, संविधान सभा में भारत के भाषाई पुनर्गठन के प्रश्न को बहुत पहले ही उठा दिया गया था कि भैया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
इसके संदर्भ में संविधान सभा ने 1948 में एस के धर साहब के नेतृत्व में धर आयोग का गठन किया। इस आयोग से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की वांछनीयता का मूल्यांकन करने को कहा गया कि भैया आप देखो, यदि भाषाई आधार पर राज्यों को बनाया जाता है तो वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। धर आयोग ने उस समय ऐसा कदम उठाने के खिलाफ अपनी सलाह दी कि भैया आप भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते, इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा एवं प्रशासन के लिए भारी असुविधा उत्पन्न हो जाएगी। परिणाम स्वरूप संविधान सभा ने संविधान के भीतर राज्यों के संदर्भ में भाषाई सिद्धांत को लागू नहीं करने का निर्णय लिया कि भैया भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, इस बात का बहुत विरोध होने लगा, जहाँ जगह जगह पुतले फूके जाने लगे धर साहब के, फिर सरकार की भी आलोचना होने लगी। उसके बाद जेवीपी समिति का गठन किया गया 1948 में। धर आयोग की अनुशंसा से जनता असंतुष्ट थी। खास तौर पर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर यह समस्या राजनीतिक रूप से जीवंत बनी रही। भाषाई राज्यों के उग्र समर्थकों को शांत करने के लिए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक समिति जिसका नाम जेवीपी नियुक्त की गई, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार पटेल साहब और पट्टाभी सीतारमैया जी थे। इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि अभी कुछ वर्षों के लिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए कि भैया कुछ समय आप ठहर जाओ, उसके बाद आपको भाषाई आधार पर राज्य बनाकर देंगे। समिति ने तर्क दिया कि पहले देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक संपन्नता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद इस समिति ने कहा कि आंध्र प्रदेश की मांग करने वाले मद्रास शहर की मांग ना करें तो आंध्र प्रदेश का गठन किया जा सकता है। अब जेवीपी रिपोर्ट आई के बाद पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन के लिए व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। सरकार की आलोचना होने लगी और खास तौर पर तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र राज्य की मांग को बुलंद तरीके से उठाया कि भैया हमें तो आंध्र प्रदेश चाहिए। यह मांग करीब 50 वर्षों से वहां लोकप्रिय थी। इसे सभी राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त था कि भैया आप आंदोलन करो, हम आपके साथ खड़े हैं। 19 अक्टूबर 1952 को विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और दिग्गज कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश की मांग पर आमरण अनशन कर दिया और 58 दिनों के बाद, मतलब 58 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु ने पूरे आंध्र प्रदेश में व्यापक आक्रोश भड़का दिया, जिसकी परिणति प्रदर्शनों, हिंसा, दंगों और हड़तालों में हुई। बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी हड़तालें हुई, दुकानें लूट गईं, बहुत सारा नुकसान हो गया। इसके 3 दिन बाद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की मांग को बिना मद्रास शहर के, ध्यान रखिएगा, बिना मद्रास शहर के कि भैया मद्रास शहर नहीं मिलेगा, को स्वीकार कर लिया। 1 अक्टूबर 1953 को अंततः आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आ गया। इसके बाद मद्रास प्रांत के बचे हुए क्षेत्र को तमिल भाषी राज्य के रूप में रखा गया। 1969 में इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग भी इसको बोला जाता है। आंध्र संघर्ष की सफलता ने अन्य भाषाई समूहों को अपने राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया कि भैया आंध्र प्रदेश तो बन गया, अब हम भी आंदोलन करेंगे, हो सकता है हमारा भी भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो जाए। पंडित नेहरू ने इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। भैया उनको पता था कि भाषा के आधार पर आप जो राज्य बनवाएंगे वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। भारत की आंतरिक प्रशासनिक सीमाओं को लगातार बदला जाता रहे, लेकिन लोकतांत्रिक जनभावनाओं को कठोरता से कुचलना उन्हें अनुचित प्रतीत होता था कि भैया आप चाइना की तरह इन सबको कुचल नहीं सकते और हम कुचलेंगे भी नहीं। ठीक है, खासकर इसलिए कि यदि परिस्थितियां सामान्य होती तो वे
स्वयं इन मांगों का समर्थन कर सकते थे कि भैया हम लोग बहुत संपन्न हैं, सब चीजें हैं अपने पास, तो आप एक काम करें, ये मांग करें, हम भी आपका इसमें समर्थन करते हैं। इस मांग को थोड़ा मानते हुए और थोड़ा टालते हुए कि भैया ठीक है कर लो, लेकिन ये नहीं करना वो नहीं करना, नेहरू जी ने अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित कर दिया, जिसके सदस्य जस्टिस फजल अली, के एम पन्नीकर साहब और हृदयनाथ कुंजरू बनाए गए। इस आयोग से वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ आधार पर संघ के सभी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रश्नों की पड़ताल करने को कहा गया कि भैया जाओ आप देखो। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्षों तक गहन चिंतन व अनुसंधान किया और निम्न निष्कर्षों पर पहुंचा। निष्कर्ष क्या थे? केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को प्रमुखता मिलनी चाहिए। ठीक है भैया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है और बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कोई भी राज्य बनाना प्रायः असंभव है जो पूर्णतः एक भाषी हो, क्योंकि एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इकट्ठे नहीं रहते हैं। ठीक है, एक भाषा का अधिक उपयोग करने वाले क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी जनसंख्या जरूर होती है जो किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है। ठीक है भैया, किन्हीं भी 2 भाषाई क्षेत्रों के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है जहां दोनों भाषाओं के प्रयोक्ता मिश्रित रूप में रहते हैं। ऐसे स्थानों को एक भाषी राज्यों के तर्क के अनुसार बांटना गलत है और असंभव भी है। तब भी यदि किसी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का 70% या अधिक भाग एक ही भाषा को प्रयोग करता हो तो उसे एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। जिलों के स्तर पर भी यही भाषाई अनुपात लागू किया जाना चाहिए और राज्यों का वर्गीकरण भाग का, खा, गा, घा में करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्यों को एक ही सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं 1956 में भारतीय क्षेत्रों की। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में तथा अजमेर राज्य को राजस्थान में विलय कर दिया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनदीवी द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया गया। अब बात करते हैं 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई कि भैया इसको बदलना चाहिए, हमको जरूरी है। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्य के निर्माण की मांग उठी। ठीक है, बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए एवं गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। ठीक है, अब बात करते हैं दादरा एवं नागर
हवेली की। 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं प्रशासन चुना जाता रहा। ठीक है। और 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1961 में इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। अब बात करते हैं गोवा, दमन और दीव की। 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। ठीक है। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक। बात करते हैं पुदुचेरी की। पुदुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया कि भैया, फ्रांस वालों ने कहा कि भैया भारत वालों आप ही से संभालो। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है। अब बात करते हैं नागालैंड की। ठीक है। 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर तुएनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया। नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में बनाया गया। 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया। किसे? नागालैंड को। अब बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय की। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता है, वो भी अस्तित्व में आए। और इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। मणिपुर को 19वां, त्रिपुरा को 20वां और मेघालय को 21वां राज्य बनाया गया। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। चलिए तो अब बात करते हैं सिक्किम की। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोंगियाल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। सिक्किम की रक्षा की जिम्मेदारी भारत के द्वारा उठाई गई। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई कि भैया भारत वालों, सिक्किम को आप भारत में मिला लो। उसके बाद संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबंध राज्य बनाया गया, भारत का संबंध राज्य बनाया गया। ठीक है। अब बात करते हैं 1975 में एक जनमत के दौरान, ठीक है, 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोंगियाल शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया कि भैया आप चोंगियाल शासन को समाप्त कर दो और सिक्किम को पूरीतः भारत में मिला लो। फिर संसद ने 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया और सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य और 22वां राज्य बना दिया। ठीक है।
अब बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वां, 24वां और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए और संघ शासित प्रदेश मिजोरम को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। ठीक है, सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश से निकाला गया छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को और बिहार से झारखंड को नए राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ बना 26वां, उत्तराखंड बना 27वां और आपका झारखंड बना 28वां राज्य। अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया था। आंध्र प्रदेश जिसे मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। और इसी प्रकार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 1956 में 14 एवं 6 से बढ़कर 2019 में 28 और 9 हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं नामों में परिवर्तनों की। तो भैया बाकी सब तो ठीक है, किसी ने बोला होगा भैया बाकी सब तो ठीक है, ये नाम हमको पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला ठीक है, नाम बदल देंगे। कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहले राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1953 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा। इसी वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली को नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ है और 69वां संविधान संशोधन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नया नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष पौंडीचेरी का नया नाम बदलकर पुदुचेरी और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था। ठीक है, भारत में पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया। यह राज्य पूर्वतः ब्रिटिश भारत में जम्मू और कश्मीर रियासत नामक शाही रियासत हुआ करता था। ठीक है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।